पिछले जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने सेल और सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी को कंटिन्यू किया था और जो आज हम लोग उसी से आगे का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं और उसमें हम लोग उससे आगे के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानते हैं और इसमें हम लोग क्या जानेंगे, इसमें हम लोग सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा लेमा है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म को कवर करेंगे, जानेंगे कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, कहाँ पाई जाती है और इसके फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम देते हैं प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा भी इसको कहते हैं और उसके अलावा इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं हिंदी में इसको, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला के नाम से इसको जाना जाता है। नागेली और क्रैमर ने, नागेली एंड क्रैमर इन 1855 गेव द टर्म, इन्होंने इस टर्म को दिया था, इस टर्म या शब्द की खोज की थी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये प्रत्येक सेल में होती, एवरी सेल में, इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल हो, प्रेजेंट इन एवरी सेल। एवरी सेल ये प्रत्येक सेल में होती है। बट जो एनिमल सेल्स होती है इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर का आवरण होता है और प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। इन एनिमल सेल इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। ये जो जंतु कोशिका है इसमें सबसे बाहर का रक्षात्मक आवरण का काम करती है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये 4 लेयर की बनी होती है, 4 लेयर्ड होती है। बेसिकली ये 4 लेयर्ड होती है, बट ये जो लेयर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही शो होती हैं और उसमें जो 2 लेयर्स होती हैं, जो बाहर की ओर होती हैं 2 लेयर्स, वो प्रोटीन की बनी होती हैं, प्रोटीन मेड होती हैं, और अंदर की जो 2 लेयर होती हैं वो लिपिड की बनी हुई होती हैं। तो ये जो 4 लेयर्स की बनी होती है उसमें 2 लेयर प्रोटीन की होती है और 2 लेयर लिपिड से बनी होती हैं। तो ये इसकी खोज, इसके टर्म को दिया था नागेली और क्रैमर ने। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, हर सेल में होता है और एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट होती है, जबकि जो प्लांट सेल होती है इसमें ये अंदर पाई जाती है। जो सेल वॉल होती है उससे नीचे की जो लेयर होती है उसको प्लांट सेल में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरह से इसमें जो प्लांट सेल होती है उसमें ये इस तरह से फॉर्म होती है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई पड़ती है एक प्लांट सेल में। और इसके साथ साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हर सेल में होती है, प्रोटेक्ट करती है। जो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य प्रेजेंट इनसाइड द सेल, उसको प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य अंदर भरा होता है इसके अंदर, उसको ये प्रोटेक्ट करती है, उसकी सुरक्षा या रक्षा करने का काम करती है। इसके साथ साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, विशेष चीज़ों को ही आने जाने देती है, जिसको हिंदी में वर्णात्मक पारगम्य या चयनित पारगम्य कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल होती है। और जो ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा लेमा है इससे कई प्रकार की फिनोमिनन्स होती हैं, जैसे इसके द्वारा इंडोसाइटोसिस की क्रिया होती है, फैगोसाइटोसिस की क्रिया होती है और पाइनोसाइटोसिस की क्रिया होती है। ये इंडोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस की फिनोमिनन्स इसके द्वारा किए जाते हैं, उसमें ये हेल्पफुल होती है। और ये सारी जो फिनोमिनन्स होते हैं ये इसके थ्रू होकर के होते हैं। इसके अलावा जो इसकी थिकनेस होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं प्लाज्मा लेमा, 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है इसकी, अप्रॉक्सीमेट 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है इसकी मोटाई। और
जो पिछला टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया था जिसमें हम लोगों ने बात की थी सेल वॉल की, तो सेल वॉल में क्या होता है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए परमिएबल होती है। विलेय और विलायक जो पदार्थ होते हैं वो सेल वॉल से अंदर बाहर ट्रांसमिशन हो सकते हैं, अंदर बाहर आ जा सकते हैं। बट जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये चयनात्मक पारगम्य होती है। इसमें हर एक प्रकार के जो मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, वो नहीं आ जा सकते हैं। केवल जो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, विशेष पदार्थों का ही आवागमन या ट्रांसमिशन इसके थ्रू होता है। बट सेल वॉल में सभी तरह के आते जाते सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं, विलेय और विलायक का आना जाना होता है। वहीं सेल वॉल जो थी उसकी खोज की थी जो एग्रेफिया बुक लिखी है जिन्होंने सेल के बारे में, रॉबर्ट हुक ने उसकी डिस्कवरी की थी। और यहाँ पर जो ये टर्म दिया है इंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस के जो प्रोसेसेस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, इसमें जो इंडोसाइटोसिस है इसमें जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, ठोस भोज्य पदार्थ, उनको सेल के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से इनगल्फ किया जाता है या ग्रहण किया जाता, टेकअप किया जाता है। जब अंदर की ओर इनको ले जाया जाता है सेल के अंदर, तब इसको कहते हैं इंडोसाइटोसिस। और जब इन्हीं को बाहर की ओर त्यागा जाता है तब इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और जो पाइनोसाइटोसिस है इस प्रोसेस को कहते हैं कि जब कोशिका सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, इसको शॉर्ट में सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। कोशिका के द्वारा लिक्विड मटेरियल्स का जब टेकअप किया जाता है, तरल पदार्थों को, द्रव्य पदार्थों को जब ये लेती है, तब इसको कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। एक्चुअली में होता क्या है, जो सेल होती है उसके अंदर एक प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, बैग लाइक थैले जैसी संरचना होती है, उसको कहते हैं पाइनोसोम। पाइनोसोम के अंदर जो सेल होती है फ्लूइड मटेरियल या लिक्विड्स को टेकअप करती है और इस प्रोसेस को कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। तो इस तरह से जो इंडोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होती हैं, इन तीनों को मिला करके कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट या अधिक मात्रा में चीज़ों का स्थानांतरण, ये प्रोसेस जो होती है ये प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। ये ज़्यादा चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करती है, एक सेल से दूसरी सेल में ये प्रोसेस होती है। और फैगोसाइटोसिस की क्रिया जो होती है इसको कहते हैं भक्षकाणु की क्रिया, ये इसके अंतर्गत भी आती है। जो सेल होती है इसमें बहुत सारे इन्वेजिनेशन बन जाते हैं, उभार बनते हैं और उसी से पाइनोसोम्स जैसे स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं जिसका नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर 4 लेयर्ड होती है, 2 लेयर्ड जैसी दिखती है बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ती है। अगर हम प्लांट सेल में देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह की अपीयर होती है हमें। और वहीं जो एनिमल सेल होती है इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य भरा रहता है। तो ये इस तरह की कवरिंग है जिसके अंदर इनसाइड प्रोटोप्लाज्म सिक्योर रहता है या प्रोटेक्ट रहता है। इसके बाद में हम लोग जो अगला सेल ऑर्गेनेल है वो पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? जो थर्ड हमारा कंपोनेंट है या सेल ऑर्गेनेल है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य एक प्रकार का फ्लूइड लिक्विड मटेरियल है जिसको जो जूलियस हक्सले थे उन्होंने कहा था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार की संज्ञा दी थी हक्सले ने इसको कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, जीव द्रव्य के बिना जीवन संभव नहीं है। वहीं इसके बाद में जो सर्सेस आई हक्सले ने दिया, उसके बाद में डुजार्डिन ने जीव द्रव्य को सार्कोड नाम दिया। फिर पुरकिंजे नामक एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज की और इस वर्ड का यूज किया। उसके बाद में 1846 में 1846 में जो प्लांट सेल होती हैं उसमें जो प्रोटोप्लाज्म है उसको सर्वप्रथम ह्यूगो वान मोल नामक साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको खोज की। फिर मैक्स सुल्जे नामक एक साइंटिस्ट थे,
उन्होंने 1861 में 1861 ईस्वी में जीवद्रव्यवाद या प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी और उन्होंने उसमें बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें सब में एक जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसको जीवद्रव्य कहते हैं। वो सिमिलर यूनिट्स से बना होता है, एक जैसी इकाइयों से बना होता है और उसको जीवद्रव्य कहा गया। तो जीवद्रव्य की ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। अब जो जीवद्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म, उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के भौतिक गुण होते हैं और बहुत सारे रासायनिक गुण होते हैं और जीव द्रव्य के कारण ही किसी भी जीव का जीवन है। जब तक यह उसमें एक्टिव रहता है किसी भी लिविंग बॉडी में, किसी भी सजीव में, तब तक कोई भी जीवधारी जीवित रहता है या लाइवली फॉर्म में रहता है। और जब ये प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है तो वो जीवधारी भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो प्रोटोप्लाज्म है, इसी के कारण प्रोटोप्लाज्म में जो ब्राउनियन मोशन होती है, ब्राउनियन मोशन प्रोटोप्लाज्म में होती है। ब्राउनियन मोशन प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। जो जीवद्रव्य है उसमें ब्राउनी गति पाई जाती है। उसके बाद में जो जीवद्रव्य होता है इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या होता है, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, पाचन की क्रिया, डाइजेशन के बाद में उनमें जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, पोषक तत्व, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो जो लिविंग बॉडी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपना जो प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य, उसकी अमाउंट या मात्रा में ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। जिसके बाद में जब उसकी प्रोटोप्लाज्म की मात्रा सफिशिएंट हो जाती है तो सेल डिवीजन की प्रोसेस होने लगती है, कोशिका विभाजन की क्रिया तेज गति से होने लगती है, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और जीवों में वृद्धि या ग्रोथ जैसी प्रोसेस होती है। जीव द्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म, उसमें जो आउटर स्टिमुलस होते हैं, बाह्य उद्दीपन होते हैं, जो आउटर स्टिमुलस या बाह्य उद्दीपन होते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी होती है, उनको ग्रहण करने की क्षमता इसमें आती है किसी भी जीवधारी में। और जो प्रोटोप्लाज्म है इसी के कारण किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एडाप्टेशन की कैपेसिटी होती है। एडाप्टेशन की जो कैपेसिटी होती है, अनुकूलन की जो क्षमता होती है जीवधारियों में, किसी भी वातावरण एटमॉस्फेयर में अपने अंदर के जो चेंजेज कर लेते हैं, जो अंदर का कंस्टिट्यूएंट है उनके अंदर सेल का, उसको अडाप्ट कर लेता है उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए। और इसके बाद में जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म आगे चल कर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में बढ़ जाता है, और दूसरा जो कंस्टिट्यूएंट है इसका, उसको कहते हैं न्यूक्लियस, इसमें डिवाइड हो जाता है। और इसके बाद में हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक किसे कहते हैं। इसके बाद में जो फोर्थ कंपोनेंट है, इसका जो फोर्थ सेल ऑर्गेनेल है उसको कहते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक क्या होता है इसको जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो प्लांट सेल होती है उसमें थोड़ा खिसका हुआ स्थित होता है न्यूक्लियस, और इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है खिसका हुआ होता है, क्योंकि इसमें जो वैक्यूल होती है, रिक्तिका, वो काफ़ी बड़े आकार की और ढेर सारी जगह इसमें कवर करती है, ढेर सारा स्पेस लेती है। और वहीं जो एनिमल सेल है उसमें बीच में ऑलमोस्ट मिडिल प्लेस में न्यूक्लियस पाया जाता है और बड़े आकार का, तथा ये ज़्यादा सा स्पेस लेता है और ये न्यूक्लियस होता है। इस तरह से न्यूक्लियस एनिमल सेल में ये बड़े आकार का होता है, वहीं प्लांट सेल में ये छोटे आकार का होता है न्यूक्लियस। इसके चारों ओर जो वाल जैसी दिखती है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक आवरण, और इसके अंदर गोल आकार की जो संरचना पाई जाती है उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ धागे जैसी तंतुवत रचनाएं, नेटवर्क जाल जैसे दिखते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क।
क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन नेटवर्क, ये तंतुबद्ध धागे होते हैं जो क्रोमोसोम से मिलकर बने होते हैं, और बीच बीच में जो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बीच बीच में जो पोर्स पाए जाते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर या नाभिकीय छिद्र कहते हैं इनको। और ये जो न्यूक्लियोलस होते हैं इनकी संख्या, केंद्रिकाओं की संख्या किसी भी जो न्यूक्लियस है उसमें इनकी संख्या 1 से 3 हो सकती है। तो ये इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस जितनी भी होल एक्टिविटीज ऑफ द सेल हैं, कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं सेल की, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, जो कंट्रोल ग्रिड वर्क करता है। और ये प्रिंसिपल सेल ऑर्गेनेल है सेल का, ये प्रिंसिपल सेल ऑर्गेनेल है, प्रिंसिपल सेल ऑर्गेनेल है, मुख्य कोशिकांगक है, किसी भी लिविंग सेल का मुख्य कोशिकांगक है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी 1831 में, 1831 में इसकी खोज की थी। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सेल को उसको नियंत्रित करता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स उनमें ये या तो इंसिपिएंट होता है, आद्य प्रकार का होता है, मीन्स कम विकसित होता है, या अब्सेंट होता है, उनमें पाया ही नहीं जाता। ये केवल यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें पूर्ण विकसित और विजिबल होता है और फंक्शनिंग होता है, अच्छे से काम करता है। वहीं जो ये सेंटर में पाया जाता है जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है उसमें थोड़ा एक तरफ खिसका हुआ होता है, क्योंकि उसमें वैक्यूल्स रिक्तिका बड़े आकार की होती हैं। तो इसमें डीएनए पाया जाता है जो एक जेनेटिक मटेरियल है, जिसकी रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस के बारे में, तो इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस कराने की सूचना देता है। जो न्यूक्लियस है ये प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं देता है। कौन? न्यूक्लियस। इसके अलावा इसका जो अगला फंक्शन है यह सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले फॉर सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, कोशिका विभाजन की क्रिया, इसके लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स पर डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स पर और डीएनए पर जीन्स होते हैं। और जीन्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो जीन्स होते हैं ये जेनेटिक मटेरियल हैं। जीन्स जो हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटरी स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, आनुवांशिकता की सूक्ष्मतम इकाई होती हैं। और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेट्स हैं उनको, आनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरित करने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा ये होता है टॉपिक, इसमें हम लोगों ने न्यूक्लियस की बात की है। जितनी भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, उपापचय क्रियाओं का। प्रोकैरियोटिक सेल में ये इंसिपिएंट या एब्सेंट होता है, और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सेल की उसको कंट्रोल ग्रिड की तरह उसको रेगुलेट करता है। सेंटर में पाया जाता है सभी सेल्स में, और केवल प्लांट सेल में एक तरफ से ये खिसका रहता है क्योंकि उसकी वैक्यूल बड़ी होती है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की। प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, हेल्पफुल होता है, ये इसकी सूचनाएं देता है। दूसरा, सेल डिवीजन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पर डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर जो होते हैं जीन्स होते हैं, और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, अनुवांशिक सूचनाओं को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। अब इसके अंदर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो सबसे बाहर की ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है ये प्रोटीन और फैट से मिलकर की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। इसके बाद में जो न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, छिद्र जैसे पाए जाते हैं, और जो केंद्रिका पाई जाती है, इसमें आरएनए प्रोटीन और डीएनए से मिलकर के बनती है। आरएनए प्रोटीन और डीएनए से मिलकर के बनती है। और इसके अलावा जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके अंदर भरा हुआ जो तरल पदार्थ होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स पर डीएनए होता है, और इसके अंदर
गोल आकार की स्फेरिकल शेप की 1 से 3 तक न्यूक्लियोलस या केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, और जो न्यूक्लियोलस होती हैं ये स्फेरिकल शेप की होती हैं। और इस तरह से जो ये हमारा न्यूक्लियस का टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ये वाला हमारा जो पूरा जो वीडियो है इसको अच्छे से देखिएगा। इसके बाद में अगला जो सब टॉपिक होगा सेल ऑर्गेनेल वो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे।